हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में। चलिए आज फिर मिलते हैं और फिर बात करते हैं आज हम कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसी संबंध में बौद्ध साहित्य मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा या गौतम बुद्ध के शासनकाल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, कौन ऐसे स्रोत हैं। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें एक साहित्य है जिसको बोलते हैं जातक। जातक एक पुस्तक है। इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि जातक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। और जातक क्या है? तो एक साहित्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। जातक क्या है? एक साहित्य है। जातक एक साहित्य है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें भारतीय इतिहास मुख्य रूप से बुद्धकालीन गौतम बुद्ध के साथ, मतलब जब गौतम बुद्ध समाज के लोगों के बीच जब आए तो उनमें राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में क्या जानकारियाँ दी, इन सभी जानकारियाँ हमें जातक पुस्तक से मिलती है। जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ पे लिखे हुए जातक एक धार्मिक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इसी जातक जो ये पुस्तक है एक जैन मतलब बौद्ध साहित्य है। इसके अंतर्गत 3 पिटक होते हैं। अब यहाँ सामान्यतः पिटक का अर्थ टोकरी होता है। अब आखिर ये पिटक क्या होते हैं? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं, जो भी आचरण प्रतिपादित किए गए हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बोलते हैं। तो सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिटक का संबंध किससे है? तो पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। और पिटक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो इनसे भी गौतम बुद्ध के शासन से संबंधित जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उनके उपदेश के या उनके आचरण क्या थे, इनसे संबंधित जानकारियाँ हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से महावीर स्वामी से संबंधित जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें जैन साहित्य कहा जाता है। इसको आगम भी कहा जाता है। मतलब जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य के अंतर्गत भी प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेष रूप से महावीर स्वामी के, ये अन्य गलती हो गया, समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। मतलब महावीर स्वामी से संबंधित हमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास की जानकारी जैन साहित्य से मिलती है, जिसको आगम बोलते हैं। आगम का संबंध किससे है? तो आगम का संबंध जैन धर्म से है। यह आगम क्या है? तो एक जैन साहित्य। जैसे वहाँ हम पढ़ा था जातक। जातक क्या है? तो जातक एक जैन साहित्य है, जातक एक बौद्ध साहित्य है। ठीक उसी प्रकार आगम क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो ठीक इसी प्रकार आगम का संबंध जैन साहित्य से है। ठीक है, एक तरह से हम हड़प्पा सभ्यता के बाद के इतिहास के बारे में बात करें। आखिर कौन कौन से ऐसे स्रोत हुए हैं जिन्होंने हमें आधुनिक मतलब लोगों को प्राचीन काल के इतिहास को समझने में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी बात कर रहे हैं। तो महाभारत, इनमें जैसे हम पीछे पड़े हुए थे पुराणों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो। चाहे वो सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक उसी प्रकार रामायण और महाभारत भी 2 ऐसे धार्मिक पुस्तकें हैं जिससे हमें सामाजिक, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन काल की जो भी संस्कृति, अर्थव्यवस्था थी, उससे हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो हम यहाँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कुछ बात करेंगे कि कुछ ग्रंथों के माध्यम से, यहाँ ग्रंथ तो हम गलती लिख दिए हैं, कुछ पुस्तकों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का भारतीय राजनीतिक इतिहास हो। ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अब यहाँ चाणक्य कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है। चाणक्य किसके दरबार में सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सलाहकार थे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। चाणक्य किसके सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। या चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। और इस अर्थशास्त्र से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, न कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है,
न कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार का काम करते थे, सलाहकार थे। यहाँ बात कर रहे हैं, एक और पुस्तक है राजतरंगिणी, और ये सामान्यतः बीपीएससी में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो राजतरंगिणी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। मतलब अब राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ हैं। कलहड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी। ये सामान्यतः एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बना हुआ है भी, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा राजतरंगिणी का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। यहाँ इसको इम्पोर्टेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन सही है कि रसमाला, इसके लेखक कौन है, सोमेश्वर। अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो रसमाला है जिनके लेखक सोमेश्वर हैं, इनसे भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, न कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। अब यहाँ से नॉर्मली ऊपर के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पतंजलि किसके दरबार में पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। मतलब शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन खुद में क्वेश्चन बनता है कि जो शुंग वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो कम से कम बात को सुन के नोट्स बनाइए। पुष्यमित्र शुंग के कौन थे, शुंग वंश की स्थापना किए थे। पतंजलि इनके दरबार में पुरोहित का काम करते थे। और पुष्यमित्र शुंग के मतलब शासन के संबंधी जो भी जानकारी इन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, इस पुस्तक का नाम है महाभाष्य। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें कुछ जीवनी ग्रंथ के अंतर्गत भी, मतलब जैसे हम आगे बात करेंगे अभिलेख इतिहास का द्वार कैसे खोलते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों के माध्यम से कैसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार कि अगर कोई राजा शासन कर रहा हो तो उस शासक के शासन संबंधी जो भी जानकारियाँ उनके दरबार में रहने वाले कवि लिख देते हैं, उन्हें जीवनी बोलते हैं, उनसे जीवन से संबंधित ग्रंथ। ठीक है। भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती रही है। जैसे बुद्ध चरित्र, ये थोड़ा गलती हो गई, बुद्ध चरित्र है, लेकिन गौतम बुद्ध का ये नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है अश्वघोष, थोड़ा टाइपिंग में गलती होता है, अश्वघोष यहाँ हम लिख दे रहे हैं अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र है। और बुद्ध चरित्र का संबंध किससे है, तो गौतम बुद्ध से है, अर्थात बौद्ध धर्म से है। मतलब गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है, तो बुद्ध चरित्र, या गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालता है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें बुद्ध चरित्र भी रहेगा। या बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। यहाँ पे हर्ष चरित्र, देखो यहाँ गलती हुआ है, कोई बात नहीं, हर्ष चरित्र। अब यहाँ से अगर याद करना हो तो आप ऐसे याद करिएगा। वैसे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वाण भट्ट किसके दरबार के कवि थे, किसके दरबार में कवि का काम करते थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वाण भट्ट उनके दरबार में कवि काम करते थे। और हर्षवर्धन के शासन से संबंधी जो भी जानकारियाँ इन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसे हर्ष चरित्र के नाम से जानते हैं। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, वाण भट्ट का संबंध किस शासक से है, तो वाण भट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है। ये हर्षवर्धन ऐसे रहेगा, हर्षवर्धन से है। तो यहाँ भी हमें मतलब गुप्तकालीन इतिहास की मौर्यकाल से लेकर गुप्तकाल तक का भारतीय राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है हर्ष चरित्र से। ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक वाण भट्ट हैं। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेगास्थनीज। यह एक विदेशी यात्री था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उन्होंने शासन संबंधी
जो भी मतलब यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उसने जो भी समाज में बुराई अच्छाई देखी, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। वैसे ऊपर लिखा हुआ है इंडिका। ये क्वेश्चन पूछता है इंडिका का संबंध किस शासक से है, किस शासक के शासन संबंधित, किस शासक से मतलब शासन संबंधी से है, तो मौर्यकालीन, ठीक है। इंडिका का संबंध मौर्यकालीन इतिहास से है। और ये क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और इन्होंने बाद में भी इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इंडिका है, उन्हें बताया कि उस समय 7 वर्ण मौजूद थे, ठीक है। पहले तो 4 थे लेकिन इन्होंने 7 वर्ण को बताया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो इस फिलहाल ये सब इतिहास की मतलब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि विदेशी यात्रियों के संबंध में महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले अलबरूनी जब महमूद गजनवी के साथ भारत आता है तो यहाँ भारतीय इतिहास की जो भी मतलब उसने मतलब जानकारी प्राप्त करता है, उसने एक पुस्तक तहकीक-ए-हिंद उसमें उसको समाहित कर देता है, जिससे हमें आज भी भारतीय इतिहास की जानकारी अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था, अलबरूनी था, ठीक है। या अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी। अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद। अर्थात इसके माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं कि कालिदास की जो पुस्तक रघुवंश है, और ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जाम में पूछ दिया गया है कि रघुवंश के लेखक कौन है। रघुवंश के लेखक कौन है, तो रघुवंश के लेखक कालिदास हैं। कालिदास की पुस्तक, अभी देखिए हम क्या बोलने वाले हैं। कालिदास की पुस्तक रघुवंश एवं शूद्रक कवि हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मृगकटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए मतलब रघुवंश एवं शूद्रक का संबंध गुप्त काल से है। ये दोनों पुस्तकें गुप्तकालीन संबंधी जानकारी प्राप्त कराती हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हमने अभी ऊपर पढ़ा है अर्थशास्त्र, मतलब जो कौटिल्य के द्वारा था, चाणक्य उनका दूसरा नाम है, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसे क्या था, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ दोनों में अंतर आ गया। आपसे पूछ सकता है कि कालिदास ने जो पुस्तक रघुवंश लिखा था उसका संबंध और शूद्रक के द्वारा लिखी गया जो पुस्तक मृगकटिकम था उसका संबंध गुप्त काल से है। लेकिन अर्थशास्त्र जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, अर्थशास्त्र का संबंध मौर्य काल से है, ठीक है। या पूछ देगा रघुवंश के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो कालिदास हैं या शूद्रक, या मृगकटिकम के रचयिता कौन है, तो शूद्रक हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि विष्णु पुराण, जैसे हम पढ़े थे ना, पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। यहाँ बात करें विष्णु पुराण, आखिर विष्णु पुराण से हमें किस शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है जो ऊपर के एग्जामों में आता है, ठीक है। कि तो विष्णु पुराण का संबंध गुप्त शासक से है, गुप्त काल के शासकों से है, जबकि वायु पुराण का संबंध मौर्यकालीन शासकों से है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विष्णु पुराण से हमें या गुप्त शासकों की जानकारी हमें किस पुराण से प्राप्त होती है, तो विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। यही पूछ देगा मौर्यकालीन शासकों की जानकारी हमें किस पुराण से प्राप्त होती है, तो वायु पुराण से प्राप्त होती है। यहाँ एक बार लिख के दिखा देते हैं हम, विष्णु पुराण से हमें गुप्त काल के शासकों के शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वायु पुराण से मौर्य काल के शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा है, शायद सही देता तो याद करने में भी कठिनाई नहीं होती, लेकिन आप याद करिएगा विष्णु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से मौर्यकालीन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। यहीं से फिर शुरुआत होगी। जय हिंद।